खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोरोना के वेरिएंट से मुहतात रहने की जरूरत है। शुमाल मशरकी रियासतों की वज़ीर आला के साथ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में पीएम ने शुमाल मशरकी रियासतों में कोरोना और टीकाकारी मुहिम की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अवामी मकामात, हिल स्टेशनों और दीगर मकामात पर हो रही भीड़ भाड़ पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि तीसरी लहर को किस तरह से रोका जाए, इस पर गौर करना होगा। साथियों, वर्तमान परिस्थिति से हम सब भली भांति परिचित हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अलग अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। और अभी हेमंता जी बता रहे थे कि उन्होंने लॉकडाउन का रास्ता नहीं चुना, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का रास्ता चुना। 6000 से अधिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए। इसके कारण रिस्पांसिबिलिटी तय हो सकती है। उस माइक्रो कंटेनमेंट के जोन का जो इंचार्ज होगा उसे पूछ सकते भाई कैसे गड़बड़ हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे अच्छा हुआ। इसलिए जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। और बीते 1.5 साल में जो अनुभव हमें मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में लैंडस्लाइडिंग के बाद हालात अब भी खस्ता है। आमदरफ्त बुरी तरह मुतासर है। राहत रसानी का काम हुनूस जारी है। इंतजामिया अपनी निगरानी में हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में है। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो की जानकारी फराहम की। इस वक्त हम लोग वो वैली के रुलेहड़ पंचायत में पहुंच चुके हैं और यहाँ आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये लिंक रोड था, जहाँ पर एक नाला जो है वो ओवरफ्लो हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो भर गया था और यहाँ पर भी आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो चुकी थी। कहाँ कहाँ इस तरह के इंसिडेंट यहाँ पर हुए हैं और जो बड़ा इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी आपको? बड़ा इंसिडेंट तो यहाँ से 400 मीटर आगे है। 400 मीटर आगे है। वहाँ पर 5 घरों का पता ही नहीं है और उसमें से कल 5 लोगों को अंदर से दबे हुए निकाल लिया है। बाकी लगभग 10 लोग अभी कोई जानकारी नहीं है। ना मकान है, ना एक डेड बॉडी कल बाद में सड़क के किनारे मिट्टी में दबी हुई मिली हुई। राहत और बचाव कार्य को लेकर कुछ कहना है आपका कि किस तरह का राहत और बचाव कार्य चल रहा है, अपनी कसौटी पर खरा उतर रहा है? कल शाहपुर से यहाँ तक कम से कम कोई 50 स्थान पर रोड बंद था, तो 3 मशीनें लगी रही और रात को मशीनें तो पहुंची हैं कोई 10 बजे। एसडीएम प्रशासन के लोग, डीसी, एसपी ये पैदल और एनडीआरएफ के कुछ लोग वो पैदल पहुंच गए थे और लोकल के साथ वो भी लगे हुए थे, तो वो बचाने में तो हो गई सहायता। रोड यदि खुला होता तो शायद जल्दी कुछ हो सकता था, लेकिन सड़क में तो 50 स्थानों पर बंद था ये। और कल सुबह यहाँ से लोग गए हैं अपनी रूटीन में धर्मशाला तक, तब तक कुछ नहीं था। ये 11 साढ़े 11 बजे अचानक पहाड़ आया ऊपर से और उसके बाद जो नीचे थे वो नीचे रह गए। तो ऐसे गाड़ियाँ चारों तरफ फंसी हैं और ऐसा मंजर है। टूरिस्ट तो नहीं? टूरिस्ट संभवतः नहीं होगा। हालांकि और भी घटनाएं हुई हैं। एक ऊपर और यहाँ से कोई 1 किलोमीटर दूर गाँव भी घर टूटा है। एक होम स्टे बना था, उसके ऊपर भी पहाड़ गिरा है। 2 लोग थे अंदर, पर संयोग से गलेज का शीशा तोड़कर वो निकल आए हैं। अब वो अंदर के बिस्तर वो तो दब गए हैं, पर वो बच गए थे। ये वो थोड़ा अलग स्थान है।
वैसे 3 स्थानों पर हुआ है, लेकिन ये मेन स्थान का मंजर तो ये तो देखा नहीं जाता। ये चलिए, बिल्कुल जो मुख्य स्थान है वहाँ के लिए हम लोग जो है वो जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये स्थिति देखिए कि गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ से अगर किसी को निकाला जाता है, अगर कोई गंभीर हालत में निकलता है तो उनके लिए तुरंत जो है वो एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है यहाँ पर की जा चुकी है। फिलहाल ये जो देखिए आप लिंक रोड जो है वो यहाँ पर पानी के ओवरफ्लो हो जाने से, नाले के ओवरफ्लो हो जाने से जो है यहाँ पर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थानीय लोग हैं। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। ये वो वैली का वही रुपेहड़ गांव है जहां पर ये दुखदाई मंजर जो है वो सामने आया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर राहत और बचाव का कार्य जो है वो जारी है, युद्ध स्तर पर यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर जितने भी जो मदद के हाथ हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। लोकल लोग भी कहीं ना कहीं जो है वो इस वक्त पूरी मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ जो सरकारी मशीनरी है वो पूरी तरह से यहाँ पर लगी हुई है। और अपडेट क्या है यही जानने के लिए हमारे साथ फिलहाल यहाँ पर जो है शाहपुर की जो CSC है, वहाँ के जो BMO हैं वो हमारे साथ हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर अभी तक फिलहाल क्या अपडेट है वो जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, कोई 6 लोग इंजर्ड थे, उनको रेस्क्यू किया गया है। उसमें से रात 3 को हमने रात को ही शिफ्ट कर दिया था सिविल हॉस्पिटल शाहपुर में। 3 लोगों को अभी हमने शिफ्ट किया है। एक डेड बॉडी रिकवर हुई है, उसका अभी यहीं ऑन स्पॉट ही हम पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि जो 8 से 9 बंदे और हैं, लोग हैं जो अभी मिसिंग हैं, तो उनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। सर जिनकी बॉडी रिकवर की है वो महिला हैं, पुरुष हैं, क्या एज कर? महिला है, एक 50 साल के आसपास की महिला है और अभी उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। जो रिकवर किए गए हैं, जो लोग यहाँ पर जिंदा लोग जो निकले हैं यहाँ से, वो कौन है? परिवार के सदस्य पाए जा रहे हैं? बच्चे हैं? तो उम्र क्या? एक बच्चा है, 8 साल की लड़की थी। उसको हमने पहले शाहपुर रेफ़र किया था, उसके बाद वहाँ से देखा कि टांडा रेफ़र करने की ज़रूरत है तो टांडा भेजा गया था। तो जहाँ तक हमारी जानकारी है उसको टांडा से भी आगे PGI रेफ़र कर दिया गया है। बाकी के लोग जो भी, जहाँ से 5 लोग और हमने भेजे हैं तो वो अभी शाहपुर में ही हैं। उसमें से 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, वो अभी शाहपुर में ही हैं, सिविल हॉस्पिटल शाहपुर में। जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत हो पाई होगी, तो टोटल कितने घर यहाँ पर होंगे और क्या यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वही थे या कोई बाहर से भी कोई रिश्तेदार नातेदार कोई आया हो? नहीं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। वो 10 से 12 घर बताए जा रहे हैं जो इस फ्लड की चपेट में आए हैं। तो अभी रेस्क्यू का काम जारी है। 2 जगह स्पॉट्स हैं जहां बताया जा रहा है कि लोग हो सकते हैं, तो वहां एक जगह 4 और 5 लोग, उनको 8-9 लोग मिसिंग है, उनके बारे में अभी रेस्क्यू चल रहा है उनका। हेल्थ डिपार्टमेंट की कितनी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं? ऊपर से क्या गाइडलाइंस है, किस तरह से? हमारे ब्लॉक शाहपुर से हमने 6 डॉक्टर्स की टीम यहाँ अवेलेबल करवाई है। ऑन द स्पॉट जो घायल थे उनको फर्स्ट एड देने के बाद हमने शाहपुर हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया। और जो एक जिनकी महिला की डेथ हो गई थी उनका हम यहीं ऑन स्पॉट ही हम उनका पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं। तो हमारी 6 डॉक्टर्स की टीम यहाँ अवेलेबल है अभी इसी टाइम। बाकी और क्या क्या सरकारी गैर सरकारी स्तर पर कुछ आइडिया? नहीं, उसके बारे में बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ अवेलेबल है, SDM साहब हैं, वो देख रहे हैं सारा कुछ यहाँ का जानकारी। ठीक है, तो हमारी जो बातचीत है वो डॉक्टर हरिंदर पाल से हुई है, जिन्होंने बताया है, जो कि BMO है और मौके के यहाँ पर अधिकारी भी हैं जो कि स्वास्थ्य की टीम की अगुवाई यहाँ पर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो भी अगर कोई भी यहाँ से निकाला जाता है तो जो भी कुछ होगा वो हेल्थ के लिहाज से ये पूरी तरह से तत्पर हैं। हेल्थ की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर तत्पर है और हर लिहाज से यहाँ पर मदद करने के लिए ये लोग तैयार हैं। इनकी जो टीमें हैं, इनकी जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी काम कर रही हैं। लेकिन देखिए किस तरह का ये एक तरह से दुखदाई मंजर है और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा सैलाब जो है यहाँ पर आया हुआ है ऊपर से। जिस तरह से ये पहाड़ी दरक कर जो है वो नीचे आ गई है, पानी का सैलाब जो है वो यहाँ पर आया था और उसमें जो ये सब कुछ बहकर जो वो बह गया है। तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पे हैं, लेकिन हम पल पल की जानकारी जो है वो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ देर के लिए जो अभी थमा है और दूसरी तरफ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो शाहपुर की बोधद्रीणी से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं दिल्ली में मानसून की पहली बारिश हुई और पहली बारिश में दिल्ली पानी पानी हो गया। एक तरफ जहां दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं जगह जगह पानी जमा होने से लोगों की दिक्कतों में मजीद इजाफा हुआ। पहली बारिश में इस तरह के हालात से MCT की तैयारियों की कलई खुल गई है। कई जगह पर रास्तों का ये आलम है कि पैदल चलना मुहाल हो गया है।
लंबे इंतजार के बाद देश की राजधानी दिल्ली में मॉनसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है और मौसम भी बेहद सुहाना हो गया है। दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिल गई है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है उसके चलते आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। इस वक्त मैं ITO पर खड़ी हुई हूँ। हालांकि बारिश अभी बंद हो चुकी है, लेकिन दिल्ली की रफ्तार धीमी हो गई है और दिल्ली की रफ्तार धीमी होने का कारण है दिल्ली की सड़कों पर लगा हुआ ये जाम। आप देख सकते हैं कि जो लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए निकले थे वो अभी तक जाम में फंसे हुए हैं और अभी तक अपने ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। और जिस तरीके से बारिश हुई है उसके चलते हर बार दिल्ली में इसी तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। हालांकि दिल्ली के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन इस ट्रैफिक की समस्या से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि लंबा ट्रैफिक है और जिन लोगों को अपने ऑफिस तक पहुंचना है या ज़रूरी काम के लिए कहीं पहुंचना है तो वहां वो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब ऐसे में देखना होगा कि मॉनसून तो दिल्ली में आ गया है, लेकिन इस ट्रैफिक की समस्या से दिल्ली के लोगों को कब तक राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। श्रीनगर और कश्मीर के कई इलाकों में आज दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश हुई। श्रीनगर में दोपहर बाद धूप निकली, लेकिन दर्जे हरारत में काफी कमी हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। पिछले 2 दिनों में कश्मीर में गांदरबल जिले में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। आज भी डल झील में कुछ बच्चे तैरते हुए नजर आए। हालांकि चंद एक इलाकों में बादल फटने की वजह से कई घरों में पानी घुस आया, लेकिन अक्सर लोग इस मौसम का मजा ले रहे हैं। कश्मीर में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में औसत बारिश हुई है और कुछ में ये बूंदाबांदी तक ही महदूद रही। आप देख सकते हैं कि डल झील की सतह से जब बारिश के ये कतरे जा मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये खुशी से झूम रहे हों। इस मौसम में ये बारिश न सिर्फ आम लोगों को गर्मी से राहत देती है, बल्कि जो बागबां हैं और जो दीगर किसान हैं उनके लिए भी ये बारिश बहुत अहम है, क्योंकि ये बारिश फसलों को सैराब करती है और फलों को जायकादार और रसदार बनाती है। वक्त हो चोट से वक्फे का, मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मुल्क में बढ़ती आबादी और यूपी हुकूमत के कानून को लेकर शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, आज नहीं तो कल इसकी जरूरत पड़नी ही है। योगी हुकूमत कानून बनाना चाहती है, नीतीश बेदारी के जरिए आबादी कम करना चाहते हैं। दोनों एक मुकर्रर वक्त तय करें, जिसका तजुर्बा अच्छा हो, मुल्क भर में उसको लागू करने पर गौर किया जा सकता है। वरिष्ठ नेता संजय राउत, उनसे हम बात करते हैं। सर, न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो जनसंख्या का कानून बना है उसे राजनीतिक चश्मे के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। योगी जी की ये बात से मैं सहमत हूँ। न राजनीति के चश्मे से देखो, ना धार्मिक, ना किसी जातिगत चश्मे से देखो। इस देश में सालों साल से जनसंख्या नियंत्रण के बारे में चर्चा हो रही है। कुछ लोग उनको जो समान नागरिक कानून है उससे भी जुड़ते हैं, लेकिन राजनीति से क्यों देखना है? देश की सबसे बड़ी समस्या हमारी अगर कोई होगी तो बढ़ती हुई आबादी है, और आबादी के साथ जो समस्या खड़ी हुई उसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, हाँ, रोटी कपड़ा मकान, ये सभी प्रश्न जो है आबादी के साथ ही जुड़े हैं। अगर एक राज्य की सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना चाहती है, उसके ऊपर कानून बनाना चाहती है, कानून के ऊपर अमल करना चाहती है, तो मैं मानता हूँ एक प्रयोग के तौर पर देखना चाहिए कि यूपी में क्या हो रहा है, बाद में हम राष्ट्रीय स्तर पर उसका इस्तेमाल करें। लेकिन जब बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा है कानून बनाने से सिर्फ काम नहीं होगा, महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है, शिक्षित करने की ज़रूरत है। तो ऐसा है कि योगी जी कानून बनाकर जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे, उनका भी स्वागत है, और नीतीश कुमार भी महिलाओं में जागरूकी करके जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं, तो एक टाइम लिमिट फिक्स कर लीजिए। आप कब तक जागृति करते रहेंगे और जनसंख्या नियंत्रण करेंगे?
किसकी जीत होती है देख लेंगे हम। बहुत धन्यवाद। कैमरा सत्यप्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। चंडीगढ़ में कांग्रेस कारकुनान ने सब्जी, दूध और ईंधन की बढ़ती कीमतों के हवाले से मरकजी हुकूमत के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। कारकुनान सड़कों पर बैठकर सब्जियां फरोख्त कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना है कि एक तरफ जहां कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन की मार का सामना करना पड़ रहा था और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने कमर तोड़ कर रख दी है। उनका मजीद कहना है कि सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि अब तो कामकाज का कोई जरिया ही नहीं है और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने मोदी हुकूमत से अपील की कि जल्द अज जल्द महंगाई पर काबू पाया जाए। कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम का कहना है कि महंगाई की मार से अवाम परेशान है। एक तरफ कोरोना वबा ने उनके हाथों से कामकाज छीन लिए हैं, जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, दूसरी जानिब महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। And the RBI have set an inflation target of 4 plus or minus 2% and is now, according to the NSO's press release yesterday, 6.26%. Will the government please tell the people what they should eat, how they should light their homes, and how they should go to work? Inflation, even in a normal time, would be intolerable. The present is not a normal time. A pandemic is raging across the country. The pandemic has resulted in jobs being axed, unemployment rising to 8.1%, and incomes and wages being cut for millions of working people. In such a situation of widespread distress, inflation has broken the back of the people, and we hold the central government under Shri Narendra Modi directly responsible for the high inflation. यौम शहदा पर डाउनटाउन श्रीनगर के कुछ इलाकों में आज पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ख्वाजा बाजार में शहदा के कब्रिस्तान को जाने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार किसी भी शख्स को नौहटा और खानियार इलाकों में आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आज श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में ज्यादातर दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रखे गए। अगस्त 2019 से कबल 13 जुलाई को सरकारी तातील हुआ करती थी। यौम शहदा के सिलसिले में सरकारी तकरीबात का एहतिमाम किया जाता था। ताहम अगस्त 2019 के बाद से यौम शहदा पर किसी किस्म का कोई प्रोग्राम मुनाकिद नहीं किया जा रहा है। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 13 जुलाई के शहदा को पार्टी हेडक्वार्टर में खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में नवाई सुबह श्रीनगर में वाक़ पार्टी दफ्तर में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर फातिहा ख़्वानी और कुरान ख़्वानी का भी एहतिमाम किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने बताया कि पाबंदियों के चलते फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में पार्टी कारकुनान ने आज सुबह पार्टी हेडक्वार्टर पर ही शहदाओं को खराज अकीदत पेश किया और उनके हक में दुआएं भी की। मुल्क के आईटी शहर बंगलुरु में मुस्लिम तबका का एक नया अस्पताल वजूद में आया है। इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के तहत स्पॉनर स्पेस अस्पताल कायम किया गया। अहम बात यह है कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई मज़ाहिब के रहनुमाओं की दुआओं के साथ इस अस्पताल का इफ्तिदा अमल में आया। कोरोना वबा के दौरान तिबी सहूलियात की कमी और ख़ास तौर पर मुस्लिम इलाकों में अस्पताल की कमी को देखते हुए डॉक्टर मुजाहिद जमील की क़यादत में नया अस्पताल शुरू किया गया। अस्पताल के नुमाइंदों ने कहा कि इंसानियत की खिदमत इस इदारे का सबसे बड़ा मकसद है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।